दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी। कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार क्या हैं और दैनिक जीवन में इनके उपयोग क्या हैं, साथ ही साथ कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 11 कार्य और ऊर्जा। दोस्तों पिछले कुछ अध्यायों में आपने क्या पढ़ा? वस्तुओं की गति के बारे में पढ़ा, गति के कारण क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपने पढ़ लिया है। कार्य एक ऐसी अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा और शक्ति का निकट संबंध है और इस अध्याय में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि सभी जीवों को या सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। दोस्तों इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ क्रियाकलापों जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने और साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम बैठकर कोई काम करते हैं तो उसमें कम ऊर्जा की, लेकिन शारीरिक मेहनत का काम इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों जंतु भी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त होते हैं। जैसे वे कूदते हैं, दौड़ते हैं, लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना, आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने और खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। और इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सजीवों के अलावा दोस्तों मशीनें होती हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न कामों के लिए करते हैं। दोस्तों मशीनों को या इंजन को पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो कुल मिलाकर जो ऊर्जा का स्रोत है मशीनों के लिए वो डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि ईंधन होते हैं। इनसे वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सजीवों और मशीनों की ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कार्य यानी वर्क क्या होता है। कार्य क्या है? दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम विज्ञान में प्रयोग करते हैं उसमें कुछ अंतर है। जैसे हम कुछ भी करते हैं उसको हम कहते हैं कि कार्य कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान में कार्य की अलग परिभाषा है। पहली चीज ये है कि कठोर काम करने के बावजूद भी कुछ अधिक कार्य नहीं, ऐसा विज्ञान में मान्यता है। दोस्तों कमली जो है परीक्षा की तैयारी कर रही है। वो अध्ययन में बहुत समय व्यतीत करती है। वो पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श भी करती है और प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर बहुत सी ऊर्जा व्यय होती है और सामान्य बोलचाल में देखा जाए तो वो बहुत कठिन परिश्रम या कठिन काम कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो ये कठोर काम बहुत थोड़ा कार्य शामिल है। देखिए आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती और आप पूर्णतया थक चुके हैं, फिर भी आपने चट्टान पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि चट्टान में आपने कोई विस्थापन नहीं किया या आपके प्रयास से, आपके मेहनत से चट्टान में कोई विस्थापन नहीं होता है। आप सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं, आप थक जाते हैं। आपने प्रयास किया है और अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है, लेकिन बोझे पर कुछ कार्य किया आपने? बिल्कुल नहीं। हम विज्ञान में इसे कार्य नहीं कहते हैं। तो दोस्तों इस स्थिति में अगर जो आप 100 क्विंटल का बोझ, 100 केजी का बोझ लेकर खड़े रहें तो उसमें विज्ञान की भाषा में आप कोई काम नहीं करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित है और अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में शामिल होना, इनको कार्य नहीं समझा जाता। तो कार्य क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे
परिभाषित करते हैं। जैसे सामान्य बोलचाल में इन सभी को काम कहते हैं, लेकिन विज्ञान में कार्य शब्द का प्रयोग और परिभाषा अलग होती है। तो आइए जानते हैं कार्य क्या होता है। वैज्ञानिक संकल्पना इसकी क्या है, कार्य की, उसको जानते हैं। दोस्तों, विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते और परिभाषित करते हैं, ये समझने के लिए कुछ स्थितियों पर विचार करना जरूरी है। जैसे किसी सतह पर रखे एक गुटके को ढकेलें। गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया है जिससे कि गुटका विस्थापित हो जाता है और इस स्थिति में कार्य हुआ है। एक लड़की किसी ट्राली को खींचती है, वो ट्राली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्राली पर बल लगाया और विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। तो इन स्थितियों को जब आप देखते हैं तो इसमें क्या चीज़ें हैं, तो कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहली बात यह कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरी चीज़ वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। और यदि इनमें से कोई एक दशा भी पूरी नहीं होती है तो आपके द्वारा कार्य किया नहीं माना जाएगा। और विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है और गाड़ी कुछ दूर चली है, तो इस स्थिति में कार्य किया गया है। दोस्तों, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसको समझने के लिए आइए जानते हैं। किसी एक वस्तु पर एक नियत बल F लग रहा है और वस्तु की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई है। मान लीजिए उसमें W कार्य किया गया है, तो कार्य की परिभाषा के अनुसार दिया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य वर्क इज जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा के बराबर होता है। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए, कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। दोस्तों, जैसे 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और 1 मीटर की दूरी विस्थापित हो, तो किया गया कार्य जो होता है दोस्तों, वो 1 न्यूटन मीटर होता है। इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, तो बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है। देखिए, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य होता है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। तो सही बात यह है कि यदि विस्थापन और लगने वाला बल शून्य हो तो कार्य भी शून्य कहा जाएगा। अब दोस्तों, एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। एक बच्चा किसी खिलौना कार को, यहाँ पर देखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है, धरती के समानांतर खींच रहा है। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया है। इस स्थिति में किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उस पर विपरीत दिशा में से एक अवमंदक बल F जो है आरोपित किया गया है। अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 अंश का कोण बन रहा है। मानव वस्तु S दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है। ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है और इसे ऋण चिन्ह के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो ऐसे स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक या निगेटिव होता है और जब जो बल है विस्थापन की दिशा में लगता है तो कार्य धनात्मक या पॉजिटिव माना जाता है। तो इन सब चीज़ों से क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रियाकलाप करना है। किसी वस्तु को ऊपर लटकाकर वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया जाता है। वस्तु ऊपर की ओर चलती है तो लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में होता है। फिर भी वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत होता है। इसमें कौन सा धनात्मक बल कार्य कर रहा है और कौन सा बल ऋणात्मक कार्य कर रहा है, इसको आपको बताना है। दोस्तों, कार्य के बाद आइए जानते हैं ऊर्जा या एनर्जी। तो ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है
और ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? दोस्तों, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोत भी होते हैं। दोस्तों, ऊर्जा या एनर्जी का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है, किंतु विज्ञान में इसका प्रयोग एक निश्चित और परिशुद्ध अर्थ है। जैसे जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं, और इस प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तो उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी गई कील पर प्रहार करता है तो कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौने जैसे खिलौना कार में चाबी भरते देखा है। जब ये खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो गति करने लगता है। इसके अलावा जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाया जाता है तो उसकी आकृति में बदलाव होता है, और यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर ये अपनी मूल आकृति में वापस आ सकता है। लेकिन यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो ये विस्फोटक ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। तो इन सभी उदाहरणों में जो वस्तुएं हैं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं, और यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। तो ऊर्जा की परिभाषा ऐसे किया जा सकता है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और देखिए, जो वस्तु कार्य करती है उससे ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। दोस्तों, किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो वो कैसे काम करती है? देखिए, कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है वो दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है, और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। और इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जा सकता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है, यानी जूल। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। दोस्तों, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को एक जूल कहा जाता है, और कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक जैसे किलो जूल का प्रयोग भी किया जाता है, और 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। दोस्तों, ऊर्जा के रूप कौन कौन से हैं? सौभाग्य से हम जिस संसार में रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा शामिल है। दोस्तों, ऊर्जा जो है, देखिए, जूल जो मात्रक है ऊर्जा का या कार्य का, वो जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर पड़ा है। वो एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। वे अपने विद्युत और ऊष्मागतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया और ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज भी की। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। दोस्तों, ऊर्जा के जो प्रकार हैं उसमें है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आइए इसमें हम गतिज ऊर्जा के बारे में पहले जानते हैं। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों, एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। और एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है? बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमाती है? गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है, और ये सब उसी के कारण होता है। जैसे गिरता हुआ नारियल, चलती हुई कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, या वह खिलाड़ी जो दौड़ रहा है, इन सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती जाती है। दोस्तों, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा होती है? तो परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है।
अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में अगर जो हम व्यक्त करेंगे तो होता ये है कि गतिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है उसको हम एक सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ई के, यानी गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। याद रखिएगा, यम द्रव्यमान और एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। देखिए, इसके अलावा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा दूसरा ऊर्जा का एक प्रकार है स्थितिज ऊर्जा। जिस प्रकार से गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा कहलाती है, उसी प्रकार जो है किसी वस्तु में उसकी स्थिति या उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है और किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि वह वस्तु की चाल या वेग परिवर्तन के लिए उपयोग नहीं आती है तो वस्तु के कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। जैसे जब हम किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं और बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और किसी खिलौनाकार से चाबी भरते समय भी आप काम करते हैं, इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और जब किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे धनुष की तनी डोरी पर रखा गया तीर जो है वो स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। दोस्तों, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण ये है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है और इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य से परिभाषित किया जाता है। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की व्यंजक को ज्ञात करना आसान होता है और इस स्थिति में किया गया काम mgh के बराबर होता है, जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h जो है ऊंचाई है। तो वस्तु पर यदि किया गया कार्य स्मॉल mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा जो है उपार्जित होगी। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है mgh के बराबर होती है। दोस्तों, वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या उसके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर होता है। किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का दूसरा मान भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, न कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है। देखिए, यहाँ पर एक स्थिति दर्शाई गई है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विद्यमान ऊर्जा का परिकलन जब हम करेंगे तो इसमें स्थितिज ऊर्जा 588 जूल होगी। अब आइए जानते हैं, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता, न तो नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन या रूपांतरण किया जा सकता है। प्रकृति ने हमें ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण दिखाई दिए हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम इसको कहते हैं। दोस्तों, जो है ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो ऐसी स्थिति में निकाय की जो ऊर्जा होती है वो अपरिवर्तित रहती है और ऊर्जा संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम जो है उसके अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है और ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति और सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य होता है। जैसे मान लीजिए कि यम द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है,
तो प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है? तो ये शून्य इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh होती है। जब ये वस्तु गिरती है तो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होता है और वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होता जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। और जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो ऊंचाई 0 हो जाती है और ऐसी अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम हो जाता है। अब गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। फिर भी सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है। तो कुल मिलाकर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है और कुल मिलाकर ये ऊर्जा का मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों इस प्रश्न पर विचार कीजिए कि यदि प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण संभव नहीं होता तो क्या होता। तो एक विचार के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता और ये बात 100% सही है। अब आइए जानते हैं कार्य करने की दर यानी रेट ऑफ वर्क क्या है। दोस्तों क्या सभी लोग एक ही दर से काम करते हैं? क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग और रूपांतरण समान दर से करती हैं? एजेंट जो ऊर्जा रूपांतर करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। तो यदि हम देखा जाए तो एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को कम समय में कर सकता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरी करा सकता है। मोटर बाइक और मोटर कार जैसे मशीनों की शक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें हम ये चर्चा करते हैं कि वो कितनी तेज़ी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करते हैं। शक्ति जो है किए गए कार्य की गति को मापती है अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता से या देर से किया गया है। शक्ति की परिभाषा हम इस प्रकार से करते हैं कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति या पावर कहा जाता है। यदि कोई अभिकर्ता जो है स्मॉल t समय में W काम करता है तो शक्ति का मान कार्य बटे समय होगा यानी शक्ति पावर इज इक्वल टू कार्य आब्लिक टाइम। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसका प्रतीक W होता है। जेम्स वाट जो है इनके सम्मान में वाट जो है रखा गया है। एक वाट उस किसी मशीन की वह शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो शक्ति 1 वाट होती है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। किसी अभिकर्ता की शक्ति समय के साथ बदलती है और इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में कुछ अलग अलग दरों से कार्य कर सकता है। इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा और कुल लिए गए समय से विभाजित करके प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? दोस्तों जूल ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है, इसलिए ये ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक होता है। हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग लेते हैं जिसे किलोवाट घंटा कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? तो इसको आइए जानते हैं। यदि हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है और इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाएं तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय करेगी। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग में लाने में व्यक्त होती है। इसको यदि हम जूल में व्यक्त करें तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होगा। घरों में, उद्योगों में और व्यावसायिक संस्थानों में जो व्यय होने वाली ऊर्जा है इसको प्रायः किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कार्य और ऊर्जा। इस अध्याय में आपने क्या सीखा, आइए सारांश में जानते हैं। किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम और बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर।
किसी पिंड का विस्थापन शून्य होता है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। और यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो ये कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा जो होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्मॉल v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है या रूपांतरण हो सकता है। इसकी न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश किया जा सकता है। और रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग के उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा या कुल मैकेनिक एनर्जी कहा जाता है। शक्ति क्या है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा क्या है? तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो है, 1 किलोवाट घंटा के दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।